हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए अब 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो देखिए ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो चैप्टर होगा इसमें हमें मोस्टली जो काम पड़ेगा वो ट्रिग्नोमेट्री से हमें काम पड़ेगा और ज्योमेट्री से हमें काम पड़ेगा। और ज्योमेट्री में भी सबसे ज्यादा आपको ट्राइंगल से आपका बहुत ज्यादा काम पड़ेगा, ठीक। और ट्राइंगल में भी सिमिलर ट्राइंगल मोस्ट ऑफ द डे यूज आएंगे, तो सिमिलर ट्राइंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए इस चैप्टर में। तो पहली तो बात आती है कि इस जो एक ये फिजिक्स की ये एक ब्रांच है ऑप्टिक्स, तो पहली बात है कि इस ऑप्टिक्स ब्रांच किसको कहते हैं, ठीक। तो देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं, तो सभी लोग लिखिएगा साथ साथ में ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच का नाम है और ये कौन सी ब्रांच का नाम है, जिस ब्रांच में हम लाइट से रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics in which branch of physics in which we study about interaction of light with different objects या फिर obstacles। तो फिजिक्स की वो वाली ब्रांच जिसमें आपकी लाइट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करती है, डिफरेंट ऑब्स्टेकल से इंटरेक्ट करती है, तो किस तरह से वो बिहेव करती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब जो ये ऑप्टिक्स, अब जिसमें इसमें अब जब एक शब्द आया, जैसे एक शब्द आया इसमें लाइट, अब क्वेश्चन आता है इस लाइट शब्द का मतलब क्या है। तो देखिए लाइट शब्द का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूं। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम सुना होगा या फिर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम सुना होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, मतलब जो वो स्पेक्ट्रम है उसकी वेवलेंथ के हिसाब से उसमें बहुत सारी कैटेगरी बनाई गई हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे कि गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, लाइट। तो ये सब कौन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टुकड़े कैटेगराइजेशन के नाम है या कुछ सेगमेंट के नाम है, और किसके हिसाब से, वेवलेंथ के हिसाब से। तो लाइट कौन है, तो लाइट एक सेगमेंट का नाम है। तो ये है नेम ऑफ ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब लाइट हम किसको बोलेंगे, तो जो बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें स्मॉल वेवलेंथ भी होती है, लार्ज वेवलेंथ भी होती है। जैसे लार्ज वेवलेंथ में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही पार्ट हैं। हमने डिफरेंट, जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे इंसान जो होते हैं उनको भी जैसे यंग, जैसे बच्चे, यंग और एजेड पर्सन। तो ये जो हमने इंसान का कैटेगराइजेशन किया है ये किसके हिसाब से किया है, उनकी एज के हिसाब से किया है। अगर एज मान लीजिए 5 या 10 साल से कम है तो उनको हम बच्चे बोल देते हैं। फिर अगर मान लीजिए 15 से ऊपर अगर वो जाने लगते हैं और 30, 32, 45 तक उनको मान लीजिए यंग बोल देते हैं। और 45 के बाद फिर जब वो आगे की एज में जाने लगते हैं तो उनको एजेड पर्सन बोल देते हैं या सीनियर सिटीजन हम उनको बोल देते हैं। तो ये जो हमने इंसान का कैटेगराइजेशन किया ये उनकी एज के हिसाब से कैटेगराइजेशन किया। सिमिलरली जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनका एक पार्ट या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके एक पार्ट का नाम है लाइट। कौन से वाले पार्ट का नाम है, वो वाली वेव या वो वाला स्पेक्ट्रम जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक
मतलब जिनका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में आता है, उन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम क्या बोलते हैं? लाइट। और ये जो वेवलेंथ है ये वैक्यूम में है, इन वैक्यूम। ये जो वेवलेंथ है ये कौन से मीडियम में है? ये वैक्यूम वाले मीडियम में। किसी और मीडियम में जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएंगी। अब जानते हैं ये वायलेट कलर का वेवलेंथ है और ये किसका है? रेड कलर का। और ये किसका है? वायलेट कलर का। ये रेड कलर का वेवलेंथ है और ये वायलेट कलर का वेवलेंथ है किसमें? वैक्यूम में। ठीक। अब कहीं पे देखो, कहीं ये 720 लिखा हो या 730 लिखा हो, तो उस बात पे कभी भी हमको झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेचर कभी भी हमें शार्प कैटेगराइजेशन नहीं करने देती। तो कहीं पे ये वैल्यू अगर 750 तक भी लिखा मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वेरिएशन मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचर कभी भी हमें शार्प कैटेगराइजेशन नहीं करने देती। ठीक। तो आपको ये समझ में आया कि लाइट कौन से वाले पोर्शन को बोलेंगे, एक्सरे कौन से पोर्शन को बोलते हैं? जहां पे वेवलेंथ बहुत कम होती है। गामा रे वेवलेंथ और ज्यादा कम होती है। तो सबसे कम वेवलेंथ अगर है तो उनको बोलते हैं गामा रे। माइक्रोवेव mm के ऑर्डर की या माइक्रो के ऑर्डर की, माइक्रोमीटर के ऑर्डर की। रेडियो वेव में आ जाइए, यहाँ पे तो वेवलेंथ मीटर किलोमीटर के ऑर्डर की होती है। कहां पे? रेडियो वेव में। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही स्पेक्ट्रम का डिफरेंट पार्ट है। ठीक है। तो अब लाइट आ गया। अब लाइट के बाद देखिए, तो जो ये ऑप्टिक्स नाम का जो ये ब्रांच है ये दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ऑप्टिक्स नाम की जो ब्रांच है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट का नाम होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक पार्ट का नाम होता है वेव ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक का नाम होता है वेव ऑप्टिक्स। और अभी जो हमें पढ़ना है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ना है, अभी हमको वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो ये आप पहले लिख लें, सभी लोग लिख लीजिए इसको। तो पहली बात, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम कौन सी सिचुएशन को बोलेंगे? तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम उस सिचुएशन को बोलेंगे, किस सिचुएशन में? मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं। आप जानते हैं कि जो वेव होती हैं उनकी वेव लेंथ होती है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मतलब किस कॉन्फ़िगरेशन को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कैटेगराइजेशन में डाला जाएगा, उसमें पहला कंडीशन ये होना चाहिए क्या? कि डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, dimensions of objects dimensions of object are much larger compared to wavelength। जो आपकी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए किसके कंपैरिजन में? वेवलेंथ के कंपैरिजन में। दूसरा, तो देखिए आपने ये भी सुना होगा कि जो लाइट है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये फोटॉन से मिलकर बनी है। या तो फोटॉन इसका पार्टिकल नेचर होता है और वेव जो बोलते हैं वो इसका वेव नेचर है। तो इसमें एक कंडीशन और है, एक अजम्पशन और है। क्या है? कि जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन must be very less compared to energy sensitivity। compared to energy sensitivity of material। ठीक है ना? मतलब जब हमारा एनर्जी, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर जो हमारा लाइट है, जब वो किसी मटेरियल पर गिरेगा
तो जो फोटोन है उनका एनर्जी इतना कम होना चाहिए कि वो मटेरियल से उस एनर्जी का इंटरेक्शन ना करें। जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा कि जब फोटोन आकर गिरता है तो मटेरियल उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता, एब्जॉर्ब कर लेता है और अंदर से इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। तो वो सारी बातें हमें डिस्कशन नहीं करनी है, मतलब एनर्जी के इंटरेक्शन की हम कोई बातें नहीं करेंगे कि किसी ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि जो हमारे डायमेंशंस होंगी वो वेवलेंथ से बहुत ज्यादा होंगी और फोटोन का जो एनर्जी होगा वो मटेरियल का जो एनर्जी सेंसिटिविटी है उससे बहुत कम होगा। मतलब फोटोन कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, कोई और तरह का एक्टिविटी एनर्जी से रिलेटेड मटेरियल के साथ फोटोन नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिए या मटेरियल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया और इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया। वो सारी बातें हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब सुनना, तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में ये वाली जो कंडीशन हमने लिखी है, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर मच लार्जर कंपेयर टू द वेवलेंथ, इस कंडीशन के कारण हम जो वेव होगा, वेव का जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो रे से करेंगे, ठीक है ना। तो वी विल रिप्रेजेंट वेव बाय ए रे। मतलब जो वेव होगी हम उस वेव को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रे से करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वेव है तो इस वेव का जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मान लीजिए ये वेव इस डायरेक्शन में चल के जा रही है, इस वेव इस डायरेक्शन में चल के जा रही है, तो इस वेव का जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो रे से करेंगे, ये है रे। इसीलिए इस चैप्टर को कभी कभी हम लोग रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। इस चैप्टर का एक नाम और है, वो नाम है रे ऑप्टिक्स। तो आप चाहे इसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोले, चाहे आप इसे रे ऑप्टिक्स बोले, एक ही बात है, ठीक। तो ये आप लिख लें यहां से यहां तक, सभी लोग लिखिए, ठीक। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं। तो इसमें अब आगे एक लॉ आता है, सबसे पहले एक लॉ आता है इसमें, और वो है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। जो लॉ है वो है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, और दिस इज द की, दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द होल चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। फंडामेंटल लॉ, एकदम बेसिक, जो सबसे बेसिक चीज है इस चैप्टर की, या फिर हम ऐसे बोलना चाहें कि एक ऐसा कौन सा लॉ है जिससे पूरे चैप्टर के बारे में, जिससे मतलब वो एक लॉ इस पूरे चैप्टर को कवर करता है। मतलब अगर वो एक लॉ मैंने बोल दिया तो ये कहा जा सकता है कि मैंने पूरे चैप्टर के बारे में बोल दिया, और वो एक लॉ है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। और उसको फर्मेट ने दिया था, इसलिए बोलते हैं फर्मेट्स प्रिंसिपल। फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। तो फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, अब सुनिएगा। अब देखिए फर्मेट प्रिंसिपल है क्या, तो फर्मेट प्रिंसिपल के बारे में सुने। फर्मेट ने यह बोला था कि जब हमारी लाइट या हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और देखिए जितना भी ये मैं प्रिंसिपल बताऊंगा, जिसे हम फर्मेट प्रिंसिपल पढ़ेंगे और जितने भी हम लॉ पढ़ेंगे, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एप्लीकेबल होंगे। ये सिर्फ लाइट के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो एक्सरे हो, गामा रे हो, इंफ्रारेड हो, अल्ट्रावायलेट हो, रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, एनी काइंड ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होना चाहिए, उन सब के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला फर्मेट प्रिंसिपल, तो फर्मेट प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आपकी वेव, अगर या आपकी रे, लाइट रे, और एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक चलकर जाती है, तो मान लीजिए यहां से यहां तक जाने के बहुत सारे रास्ते संभव हैं। यहां से लेकर यहां तक जाने के बहुत सारे रास्ते पॉसिबल हैं। तो आपकी लाइट रे उस वाले रास्ते से चलकर जाती है जिस रास्ते में टाइम सबसे कम लगता है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, एंड दिस इज द मेन फंडामेंटल लॉ ऑफ दिस होल चैप्टर।
ठीक, बाकी जितने भी फॉर्मूले हम देखेंगे वो सब इसी के ही कंसिक्वेंस होंगे, इस एक लाइन के। ठीक, अब इस लाइन को आपने, चलिए इस लाइन को पहले हम लिख लेते हैं। तो इस लाइन के बारे में तो देखिए ऐसे लिखेंगे कि आउट ऑफ ऑल पॉसिबल पाथ्स, आउट ऑफ ऑल पॉसिबल पाथ्स between all possible paths between one point to another point that light can take, one point to another point that light can take, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जितने भी पॉसिबल पाथ हैं जिनको लाइट ले सकती है, इट विल टेक द पाथ along which time is minimum, along which time is minimum। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जितने भी पाथ संभव हैं, जितने भी संभव हैं, पॉसिबल हैं, उन सब में से लाइट उस वाले रास्ते से चलकर जाएगी जिस रास्ते में उसको टाइम सबसे कम लगेगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। ठीक, तो ये हुआ आपका प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। अब देखिए, अब प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम की जो ये बात की गई थी, ये लगभग बात की गई थी आपसे 1650 में। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम की जो बात की गई है वो 1650 में बात की गई है, मतलब फर्मिट ने जो लॉ दिया था वो 1650 में दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये ऑप्टिक्स ब्रांच है 1650 से, ये नहीं, ये ऑप्टिक्स ब्रांच फिजिक्स की सबसे पुरानी ब्रांच है। तो लोग इन चीजों के बारे में बहुत पहले से जानते थे। तो बहुत पहले आपने एक नाम है, हीरोन बोलो या फिर हीरो बोलो, हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रा। हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ये बंदे का नाम है, या फिर आप इसको या तो हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया बोलते हैं या फिर इसको हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया बोलते हैं। ठीक, तो हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, तो जो हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया है ये कौन से टाइम का आदमी है? ये 10 AD से लेकर अराउंड 60 या 70 AD तक का ये आदमी है। तो आप देख लीजिए यहां से कितने साल की पहले की बात है। ये 1650 की बात है और ये लगभग इससे 70, तो 50 साल, मतलब 1500 से 1600 साल पहले की बात है। तभी भी लोग इसके बारे में डिस्कशन करते थे कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे तरह पॉइंट तक जाती है, कैसे जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन था, ये इंजीनियर भी था। इसके नाम पर एक फॉर्मूला भी होता है, आप जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा हीरोन्स फॉर्मूला। और जो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया बताता है। वो बंदा है ए बी और सी। और ट्रायंगल का एरिया क्या लिखते हैं आप लोग? एरिया वो लिखते हैं अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वो हीरोन्स फॉर्मूला, वो यही आदमी है। ये आदमी ये कहा करता था कि लाइट उस वाले रास्ते से चल के जाती है जिस रास्ते में कम ट्रेवल करना पड़ता है। ऐसा बात ये कहता था, मतलब फर्मिट से पहले भी ये डिस्कशन था लोगों के बीच में कि लाइट कौन से रास्ते से चलकर जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा फेमस पर्सनैलिटी था और ये कहता था कि नहीं, लाइट जो चल के जाती है वो उस रास्ते से चल के जाती है जिस रास्ते में उसको कम ट्रेवल करना पड़ता है, लीस्ट पाथ।
तो पहले लीस्ट टाइम नहीं बोलते थे, पहले बोलते थे लीस्ट पाथ। और ये ग्रीक का ये रहने वाला था। तो अलेक्जेंड्रिया एक सिटी का नाम है, रोमन एम्पायर में इजिप्ट एक जगह का नाम है, वहां पे अलेक्जेंड्रिया एक सिटी का नाम है, ये वहां का रहने वाला था। और ये ऐसा बोलता था कि जो वो है लाइट जो है वो उस रास्ते से जल के जाती है जिसमें ट्रेवल कम करना पड़ता है, चलना कम पड़ता है। तो फिर इसकी बात ये गलत कैसे हुई? क्योंकि ये रिफ्रैक्शन को नहीं समझा पाया था। जैसे हम दो चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो जो लीस्ट पाथ वाला कंसेप्ट है, लीस्ट पाथ वाला जो कंसेप्ट है वो रॉन्ग पाया गया। वो रॉन्ग क्यों पाया गया? वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। रॉन्ग क्यों पाया गया? नॉट एबल टू एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन, नॉट एबल टू एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। तो कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि फर्मेट से पहले कौन था, क्या बातें चलती थी, वो सारी ये बातें थी। ठीक है ना? अब हम पढ़ेंगे आगे रिफ्लेक्शन। और देखिए, चाहे हम रिफ्लेक्शन पढ़ें और चाहे हम रिफ्रैक्शन पढ़ें, सभी में जो फंडामेंटल लॉ रहेगा वो ये रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। ठीक। अच्छा, रिफ्लेक्शन में जाने से पहले मैं एक लाइन आपको और बोल देता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा कि लाइट रे है और मान लीजिए उसको पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक चल के जाना है और रास्ते में कोई भी मीडियम नहीं है, मतलब एकदम आइसोट्रोपिक मीडियम है, मतलब रास्ते में कोई भी मीडियम में चेंज नहीं है, ये एक ही मीडियम है, होमोजीनियस मीडियम या आइसोट्रोपिक मीडियम जो आप बोलना चाहें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है या डेंसिटी कम, इस तरह की बात नहीं है, ये एक ही जैसा मीडियम है। या फिर आप वैक्यूम मान लीजिए। अब मान लीजिए वैक्यूम में इस लाइट को यहां से यहां तक चल के जाना है, तो यहां से यहां तक जाने के पॉसिबल रास्ते कितने हैं? इनफाइनाइट। कौन कौन से पॉसिबल रास्ते हैं? देखिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं डॉटेड लाइन से। देखिए एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन रास्तों से लाइट चलकर जाएगी, मैं पॉसिबिलिटी कह रहा हूं कि कितने रास्ते पॉसिबल हैं। इतने रास्ते पॉसिबल हैं। अब बात आता है कि इन रास्तों में से लाइट कौन से रास्ते से चल के जाएगी, तो जिसमें उसका टाइम कम लगेगा। टाइम किस में कम लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जिसमें डिस्टेंस कम हो जाएगा उसी में टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। इसका मतलब यहां से यहां तक जो लाइट चल के जाएगी वो किस में चल के जाएगी? इन ए स्ट्रेट लाइन। किस में चल के जाएगी? इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब इन वन मीडियम ये बात की लाइन है। इन वन मीडियम लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक। इन वन मीडियम, इन वन होमोजीनियस मीडियम। इन वन होमोजीनियस मीडियम या होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक भी लिख लें आप। मतलब मीडियम में कोई चेंज नहीं है, मीडियम हर जगह एक जैसा है। और उस मीडियम में अगर लाइट चल के जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो लाइट किस में चल के जाती है? स्ट्रेट लाइन में। तो लाइट अपना पाथ कब बदलती है? जब मीडियम में कुछ चेंज आता है। तो लाइट फिर अपने पाथ को बदलने का सोचती है। क्यों? क्योंकि वो उस रास्ते से चलकर जाएगी जिसमें टाइम मिनिमम लगेगा। फंडामेंटल लॉ जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। दिस इज द की ऑफ दिस होल चैप्टर। ठीक। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। तो देखिए, हम लोग पहले मीडियम को नहीं बदलेंगे, हमारा मीडियम स्टार्टिंग में होमोजीनियस ही रहेगा। मतलब जब हम पूरा रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो उस पूरे रिफ्लेक्शन में हमारा मीडियम चेंज नहीं होगा। मीडियम चेंज करने की बातें हम लोग रिफ्रैक्शन में करेंगे। तो पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना का नाम है, एक इवेंट का नाम है। जैसे आपका, जैसे मान लीजिए बर्थडे सेलिब्रेशन, ये एक इवेंट का नाम है। शादी, ये किसी इवेंट का नाम है। ठीक। इसी तरह से रिफ्लेक्शन एक इवेंट का नाम है।
जिस तरह से शादी एक इवेंट का नाम है और उसकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे बारात आती है, लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है और दूल्हा दुल्हन अपने बैठते हैं और उनके जो भी कस्टम्स हैं वो उनको फॉलो करते हैं। तो ये उस इवेंट की कैरेक्टरिस्टिक है। सिमिलरली रिफ्लेक्शन एक इवेंट है और उस इवेंट की भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमें वो जाननी है कि क्या वो कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डालें सभी लोग, रिफ्लेक्शन। तो देखिएगा, सुनिएगा बेटा, अब हम पढ़ते हैं आगे रिफ्लेक्शन। तो पहली बात तो रिफ्लेक्शन एक इवेंट का नाम है। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन एक इवेंट का नाम है। क्या ये इवेंट है? तो सुनो, इवेंट ये है, मैं आपको पहले इवेंट समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये सरफेस फ्लैट भी हो सकती है, ये सरफेस कर्व्ड भी हो सकती है, और ये सिर्फ किसी भी रेगुलर शेप की ये सरफेस हो सकती है, किसी भी तरह का ये सरफेस हो सकता है, एनी काइंड ऑफ सरफेस, एनी काइंड ऑफ सरफेस। और जब इस सरफेस पर रे आकर गिरती है, जब इस सरफेस पर रे आकर गिरती है, जब इस सरफेस पर रे आकर गिरती है, तो इस सरफेस, अब देखिए रे कौन है? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कौन है? ये एनर्जी है। ये कौन है? एनर्जी। मतलब इस सरफेस पर कुछ एनर्जी आकर गिरा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? एनर्जी है। तो जब ये एनर्जी सरफेस पर आकर गिरी, तो इस एनर्जी का कुछ पार्ट वापस उसी मीडियम में लौट जाता है। तो एनर्जी का जो कुछ पार्ट वापस उसी मीडियम में लौट जाता है, इस इवेंट को, इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इस एनर्जी का कुछ पार्ट जो आगे मीडियम में चला जाता है, उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हमें अभी जो फोकस करना है वो इस वाले पार्ट पर फोकस करना है, हमें रिफ्रैक्शन वाले पार्ट पर भी फोकस नहीं करना, तो हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों इवेंट एक साथ होते हैं, ऑलवेज दे आर साइमल्टेनियस इवेंट। सिर्फ एक जगह को छोड़कर मैं आपको बताऊंगा कहां ये दोनों साइमल्टेनियस इवेंट नहीं रहते। सिर्फ एक जगह का छोड़ के हमेशा ये साइमल्टेनियस इवेंट होते हैं। कौन कौन? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हमें सिर्फ बात रिफ्लेक्शन की करनी है, तो हम रिफ्रैक्शन की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन को बाद में पढ़ेंगे। जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ लेंगे, तो अभी हमें कौन पढ़ना है? रिफ्लेक्शन। मतलब कुछ एनर्जी आई और उस एनर्जी का कुछ हिस्सा वापस लौट गया। 100% रिफ्लेक्शन कभी नहीं होता, वो एक बहुत आइडियल केस है। मतलब जितना भी एनर्जी यहां पर आया, उतना का ही उतना एनर्जी वापस उसी मीडियम में चला जाए। इसको नाम देते हैं हम, लेट्स से मीडियम 1, लेट्स से वैक्यूम है, ठीक है ना। और ये इस साइड पे कोई दूसरा मीडियम है, दैट इज मीडियम 2, ठीक है ना। तो यहां पर हमारी रे आई, इस मीडियम पर आकर गिरी और यहां से लौट गई, तो इस सरफेस से हमारी रे लौट गई। इस इवेंट को हमने बोला रिफ्लेक्शन। तो इस सरफेस का हम लोग एक नाम रखने लग जाते हैं, या इस सरफेस का एक नाम हम देने लग जाते हैं, और वो नाम हो जाता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका नाम रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहां से हमारी कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एनर्जी वापस चली गई, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हम किस फिनोमेना को बोलते हैं? तो सुनिए, तो जब लाइट आपकी किसी सरफेस पर आकर गिरती है, और उस सरफेस को हम क्या बोलने लग जाते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन का इवेंट हुआ। तो इसको ऐसे बोलते हैं कि जब लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आकर गिरती है, तब वो लाइट आगे नहीं जाती, वो लाइट किसी दूसरी स्ट्रेट लाइन में उसी मीडियम में चलना स्टार्ट कर देती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो सुनिए, व्हेन रिफ्लेक्शन के बारे में लिख के दिखाता हूं मैं। देखिए, व्हेन a ray incident on a boundary
on a boundary, when a ray incident on a boundary, then it bounces off in same medium. It bounces off in same medium. This phenomena is called reflection. तो आपकी जो रे है वो जिस मीडियम से आई, इस मीडियम से चलकर आई और वो बाउंड्री पर आकर गिरी. बाउंड्री किसको कहते हैं? एक ऐसी सरफेस जो दो मीडियम को अलग अलग बांटती है. जैसे आप मिरर की बात करेंगे तो मिरर की जो सरफेस है, तो मिरर के इधर कौन है? हवा. उधर कौन है? लेट्स से ग्लास. ठीक है. जैसे ये जो है, ये सरफेस जो है सामने, ये व्हाइट बोर्ड जो है, तो ये सरफेस है. इसके इधर मान लीजिए बोर्ड है, लकड़ी है, और इधर कौन है? हवा. दिस इज ए सरफेस. अपना जो हाथ है ये कौन है? इसके अंदर मान लीजिए जो भी है हड्डी या मांस जो भी है, और उधर कौन है? हवा. सरफेस. सरफेस जो दो मीडियम को अलग करती है, दो मीडियम को सेपरेट करती है, उसको बोलते हैं सरफेस या बाउंड्री. तो बाउंड्री का क्या मतलब हुआ? जो दो मीडियम को सेपरेट करती है. अब इस रिफ्लेक्शन का ये तो इवेंट का नाम हुआ. अब इसमें इस इवेंट के बारे में जब हम डिटेल एनालिसिस करते हैं तो कैसी बातें होती हैं, तो देखिए मैं बताता हूं. तो पहली बात तो जहां पर ये इवेंट हुआ उस सरफेस का हमने नाम रख दिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस. उसका हमने क्या नाम रख दिया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब ये हमारी लाइट रे है, ये हमारी लाइट रे है, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे. इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट रे. अब ये रे जिस पॉइंट पर आकर गिरती है वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. वहां पर हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. ये सरफेस का परपेंडिकुलर है. ये कौन है? ये सरफेस का परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पर. तो ये परपेंडिकुलर है सरफेस का, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर ऑन सरफेस. इसको नॉर्मल भी हम बोलेंगे. इसका नाम हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसका हम नाम लेंगे वो लेंगे नॉर्मल. तो नॉर्मल कौन हुआ? उस सरफेस पे परपेंडिकुलर हुआ जहां पर रे आकर गिरी. और कौन से पॉइंट पर नॉर्मल हुआ? इस पॉइंट का नाम देते हैं इंसिडेंट पॉइंट. इस पॉइंट का नाम कौन है? इंसिडेंट पॉइंट. तो आपका जो नॉर्मल हुआ वो कौन हुआ? इंसिडेंट पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का परपेंडिकुलर क्या कहलाता है? नॉर्मल. क्या कहा जाता है? नॉर्मल. अब यहां से रे लौट जाती है, यहां से एनर्जी लौट जाती है. ये रे आई और यहां से एनर्जी ऐसे लौट गई. इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे या रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे. अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो जो हमारा आई है, इस आई का नाम क्या? ये देखो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इससे हमारा बार बार काम पड़ेगा. तो आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस. और आर को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ एंड एंगल ऑफ कौन हुआ? रिफ्लेक्शन. तो आई कौन है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हुआ? रिफ्लेक्शन. अब इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने सुना होगा. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो कोई भी रिफ्लेक्शन जब होता है, और जब रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना जब होता है, उसके कुछ कुछ कस्टम होते हैं जो उसको फॉलो करने होते हैं. जैसे जब शादी होती है तो शादी के अपने कस्टम होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है.
उसी तरह से इस इवेंट के, वो भी एक इवेंट है और ये भी एक इवेंट है, इस इवेंट के भी कस्टम्स हैं और वो कस्टम्स हमेशा फॉलो होंगे। तो लाइट रे अगर रिफ्लेक्शन करेगी तो वो उन कस्टम्स को फॉलो करेगी। अब क्या वो कस्टम्स हैं, उनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये कोई नई चीज नहीं है, ये कंसिक्वेंस है। किसका कंसिक्वेंस है? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम का कंसिक्वेंस है। कैसे ये कंसिक्वेंस है मैं प्रूफ करूंगा आपके सामने। पहले मैं बता देता हूं कि क्या वो लॉज है, क्या वो कस्टम्स हैं। और वो जो कस्टम्स है वो कोई नया लॉ नहीं है, वो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम का ही कंसिक्वेंस है। अब किस तरह से वो कंसिक्वेंस है मैं भरोसा दिलाऊंगा आपको इस बात पे। पहले इस बात को हम लिख लेते हैं कि क्या वो लॉज हैं। पहला लॉज जो ये है कि भाई जो आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, ये दोनों बराबर होते हैं, नंबर 1। एंड नंबर टू ये है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, कौन कौन? इंसिडेंट रे जो है आपकी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर कोप्लेनर। अब देखो मैं आपको इसकी अहमियत आपको समझाता हूं। ये सेकंड लाइन का हो सकता है आपको उतना इंपॉर्टेंस नहीं समझता हो, लेकिन मैं समझाता हूं कि ये लॉ लिखना क्यों जरूरी है। बिना इस लॉ के लिखे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सारे कस्टम हमको नहीं पता चल पाएंगे। जैसे आप समझें कि ये सरफेस का नॉर्मल है और ये मान लीजिए ग्रीन, ये लाइट की ये इंसिडेंट रे है एंड दिस इज अ नॉर्मल। अब ये रिफ्लेक्टेड रे किधर होगी? तो देखो मान लो क्या इस वाले केस में ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ब्लू कलर का, ब्लैक से एंगल दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्रीन कलर का ब्लैक से एंगल दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल जो आपका ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या ये अभी बराबर नहीं हो सकते? अभी बराबर हो सकते हैं ये, लेकिन ये कोप्लेनर नहीं है। आप ध्यान से देखें, ये कोप्लेनर नहीं है। तो पहली लाइन लिख देना ही सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि रिफ्लेक्टेड रे गई किधर, ये इधर, क्योंकि देखो आई इक्वल टू आर के बहुत सारे केस पॉसिबल हो सकते हैं। देखो यहां भी एंगल ऑफ आई बराबर है, यहां भी एंगल ऑफ आई बराबर है, आई और आर दोनों बराबर है, यहां पे भी आई और आर दोनों बराबर, यहां भी आई और आर दोनों बराबर। तो रिफ्लेक्टेड रे कौन सी डायरेक्शन में जाएगी यह भी आपको बताना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि रिफ्लेक्टेड रे उस डायरेक्शन में जाएगी जिस तरह से ये तीनों कौन होंगे? कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में। मतलब रिफ्लेक्टेड रे इधर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वो लॉ है, दैट इज ए कंसीक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। तो वो किधर जाएगी? वो ऐसे ही चल के जाएगी। तो ये तीनों क्या होंगे? आपके कोप्लेनर। ठीक, ये तीनों चीज क्या होंगी? आपकी कोप्लेनर। अब सुनना, अब जैसे हम वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर, तो मान लीजिए इस वाली डायरेक्शन को मैं बोल देता हूं आई कैप। इस वाली डायरेक्शन का नाम है लेट्स से आई कैप। ये आई कैप वो एक्स एक्सिस वाला आई कैप नहीं है, ये इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर है। ये इस डायरेक्शन में जो हमारा नॉर्मल है, इस डायरेक्शन जो हमारा नॉर्मल है, ये डायरेक्शन, इसको हम बोल देते हैं लेट्स से एन कैप। ये यूनिट वेक्टर हो गया नॉर्मल की डायरेक्शन में, ये यूनिट वेक्टर हो गया इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, और मान लो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको बोल देते हैं आर कैप। तो अगर ये कोप्लेनर हैं तो देखिए मैथमेटिकल रिलेशन क्या लिखा जाएगा? तो देखो इन तीन में से किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के डॉट के साथ 0 आएगा, किन्हीं भी दो का। तो कोई वाले से ऐसा करते हैं हम आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं एन कैप के साथ, बिल्कुल ले सकते हैं। एंड डॉट आर कैप ये 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ 3 कोप्लेनर वेक्टर्स। तो किन्हीं भी वेक्टर के, किन्हीं भी 3 को वेक्टर के कोप्लेनर होने का कंडीशन क्या होता है कि अगर वो कंडीशन, अगर वो कोप्लेनर हैं तो तीनों में से किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट करिए और तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लीजिए उस क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर का। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट किया किन्हीं भी दो का, जिसमें आई कैप और एन कैप लिया, तो आप आई कैप आर कैप ले सकते हैं, एन कैप आर कैप ले सकते हैं, कोई भी थी, दो ले लें। और जो बच गया तीसरा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, वो हमेशा 0 आना चाहिए अगर वो कोप्लेनर है तो। ठीक, तो ये आप लिख लें।
ठीक, अब सुनिए, अब मैं आपको I इक्वल टू आर जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मैं इसका आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। आप यहां पे लिख लीजिएगा आई कैप कौन है, ये इस आई कैप के बारे में लिख लीजिएगा। आई कैप कौन है, यह यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। एन कैप कौन है, ये वो आपका यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। और जो आपका आर कैप है, वो आर कैप कौन हुआ, ये हुआ यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। आर कैप कौन हुआ आपका, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, और ये इनका रिलेशन। अब मैं आपको ये आई इक्वल टू आर वाला जो प्रूफ है, मैं इसका आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। ठीक, तो मैं आपको इसका प्रूफ कर देता हूं, सुनिएगा। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मान लीजिए आपकी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये वाले मान लो कोई पॉइंट ए है, यहां से लाइट को, पॉइंट ए से लाइट को चल के जाना है, और मान लीजिए यहां कोई ये पॉइंट बी है, और पॉइंट बी तक इस लाइट को चल के जाना है पॉइंट ए से, और यहां से यहां तक जो है हाइट है, ये हाइट कुछ भी हो सकती है, जनरल लेट्स से दैट इज h1, और यहां से यहां तक ये जो हाइट है ये भी कुछ हो सकती है, लेट्स से दैट हाइट इज h2, और मान लीजिए इन दोनों के बीच का सेपरेशन दैट एनी दैट इज d। अब हमें यह पता करना है कि यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का मिनिमम टाइम का पाथ कौन सा होगा। तो पहली बात, यहां से यहां तक जाने के कितने पाथ संभव हैं, तो आंसर आया इनफाइनाइट। कैसे, आप देखिए, मैं पहले आपको पॉसिबल डायग्राम बनाता हूं रास्ते के। तो यहां से यहां तक जाने के बहुत सारे रास्ते संभव हैं। हो सकता है लाइट रे ऐसे आके ऐसे चली जाए, तो मैं पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा हूं। हो सकता है वो ऐसे चली जाए, हो सकता है वो ऐसे चली जाए। ये है नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइट इससे जाएगी, इससे जाएगी, इससे जाएगी, ऐसा नहीं बोला है मैंने। मैं बोल रहा हूं ये संभावना है। अब वो इनमें से कौन से रास्ते से गई होगी, वो उस रास्ते से गई होगी जिस रास्ते से टाइम उसको सबसे कम लगेगा। तो दीज आर द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। कितने ऐसे रास्ते हैं, इनफाइनाइट ऐसे रास्ते हैं। अब मुझे यह ढूंढना है कि इनमें से वो कौन सा पाथ है जिसमें टाइम सबसे मिनिमम लगेगा। तो मैं वो आपको ढूंढ के दिखाता हूं। तो मुझे फिर से ड्राइंग करना पड़ेगा, तो सुनना ध्यान से। तो अब मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन करके दिखाता हूं, सुनिएगा बड़े ध्यान से। बहुत अच्छा चीज है, समझ आएगा आपको। तो ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, और ये यहां से h1 हाइट पर है। तो मैं कह रहा हूं कि जैसा पॉइंट ए है इस सरफेस से h1 हाइट पे, एज इट इज वैसा ही एक पॉइंट आप नीचे कंसीडर करिए, और उस पॉइंट का नाम दीजिए ए डैश। दिस इज अनदर पॉइंट ए डैश, और उसको भी h1 डेप्थ पर कंसीडर करिए। क्यों कंसीडर करिए, अरे करिए। अगर कुछ काम का नहीं होगा तो बोल देंगे चलिए कुछ काम का नहीं था, गलती से मान लिए, लेकिन आप कंसीडर करके तो देखिए, क्या पता उससे एनालाइज करने में हमें कुछ अच्छी चीज मिल जाए। तो चलिए ठीक है। और यहां है हमारा पॉइंट बी। अब मैं कह रहा हूं बेटा कि मान लो यहां से लाइट रे चलकर आती, मान लेते हैं यहां से एक लाइट रे चलकर आती इस तरह से, मानते हैं लाइट, अज्यूम करते हैं लाइट, यहां से अगर रे चलकर आती ऐसे, और यहां से रे अगर ऐसे चलकर जाती, तो उसको कुछ टाइम लगता चल के जाने में, कुछ टाइम लगता है उसको चल के जाने में। मैं कह रहा हूं आप एक हाइपोथेटिकल ऐसे अज्यूम करिए कि जब रे यहां से चली थी, मान लो तभी यहां से चली थी, तो रे यहां से चलेगी ऐसे, और यहां से ऐसा आपको अज्यूम करना है कि लेट रे अगर यहां से चलती और वो फिर आगे इसी को जाती, तो इन दोनों को जो टाइम लगता वो मिनिमम लगता, क्योंकि जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये है, और ये लेंथ दोनों को कॉमन है। तो यहां से यहां तक जाने का टाइम इज इक्वल टू यहां से यहां तक जाने का टाइम। तो इस वाले पॉइंट का नाम देते हैं लेट्स से O1। तो मैं बोल रहा हूं टाइम इन ए
O1B इज इक्वल टू टाइम इन A डैश O1B, दोनों में टाइम क्या आएगा, उसको मिनिमम आएगा। अब मैं कह रहा हूं आप एक दूसरा रास्ता कंसीडर करिए, लेट हमें पता नहीं है कौन से जाएगा, हम बात कर रहे हैं अभी लेट। मैं कह रहा हूं मान लीजिए आपकी लाइट इस रास्ते से चलकर जाती, लेट वो ऐसे चलकर आती और वो इस तरह से चल के जाती। अभी लेट बात चल रही है पूरी, तो मान लेते हैं वो इस रास्ते से आती और वो ऐसे चलकर चली जाती यहां पे, और इस पॉइंट का नाम देते हैं लेट से हम लोग O2। तो मैं कह रहा हूं आप ऐसे इमेजिन करिए कि यहां से रे चली और यहां से रे ऐसे चल के आई। हम इमेजिन कर रहे हैं रे ऐसे चल के आई और फिर वो आगे पाथ कॉमन हो गया। तो मैं कह रहा हूं बेटा जितना लेंथ ये आएगा उतना ही लेंथ ये आएगा ड्यू टू सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि ये H1 है, ये H1 है, ये दोनों में कॉमन है और ये दोनों में 90 है, ये कॉमन है, ये बराबर है, ये दोनों में एंगल कितना है 90। तो ये हुआ आपका सिमिलर ट्राइंगल। तो जितना लेंथ ये होगा अगर L1 तो उतना ही लेंथ ये होगा L1। तो जितना टाइम यहां से यहां तक लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक लगेगा और आगे दोनों में कॉमन है, मतलब जितना टाइम इन O2B किसके बराबर होगा, टाइम इन A डैश O2B। अब मैं ये कह रहा हूं आप ऐसा करो, यहां से यहां तक जाने में सबसे मिनिमम टाइम का रास्ता ढूंढ लीजिए और यहां से यहां तक जाने का सबसे मिनिमम टाइम वाला जो रास्ता है वो ये वाला होगा। कौन सा, मैं स्ट्रेट लाइन। यहां से यहां तक जाने का सबसे मिनिमम टाइम का रास्ता कौन होगा, तो यहां से यहां तक अगर सबसे मिनिमम टाइम में जाना है तो आप इस स्ट्रेट लाइन में चले जाइए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां से जाने वाली रे यहां तक उसको जाना है तो वो अगर सीधे रास्ते में चल के जाएगी तो उसको टाइम सबसे कम लगेगा इन रास्तों के कंपैरिजन में। तो इस पॉइंट का नाम मैं देता हूं लेट से O3। तो मैं कह रहा हूं टाइम इन A डैश O3B सबसे कम होगा, इससे ज्यादा टाइम इसमें होगा, इससे ज्यादा टाइम इसमें होगा, क्योंकि ये लेंथ सबसे कम है, ये लेंथ उससे ज्यादा हो गई, ये लेंथ उससे ज्यादा हो गई। तो टाइम इन A डैश O2B इज लेस देन टाइम इन A डैश O1B। तो मैं कह रहा हूं कि जितने भी आप पॉसिबल रास्ते बनाइए, आप ऐसे कोई रास्ता बनाइए, इन सभी रास्तों में सबसे मिनिमम टाइम इसी रास्ते में आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इधर से रे को जाना है, वहां तक जाना है, तो सबसे मिनिमम टाइम का रास्ता कौन सा होगा, सबसे मिनिमम टाइम का रास्ता ये वाला होगा। वो ऐसे आए और ऐसे चली जाए, ये सबसे मिनिमम टाइम का रास्ता होगा इन सभी रास्तों में। क्यों, क्योंकि जो रास्ते नीचे से थे उनका टाइम और जो रास्ते ऊपर से थे उनका टाइम आपस में बराबर था। तो जितना टाइम इसका उतना ही टाइम इसका टाइम सबसे मिनिमम, तो उसका भी टाइम कैसा, सबसे मिनिमम। अब इस रास्ते में देखो खास बात क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये एंगल की वैल्यू है थीटा, तो ये एंगल की वैल्यू भी क्या आएगी, थीटा। अब यहां पे आप एक नॉर्मल बनाइए, यहां पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करिए। मैं आपको यहां एक नॉर्मल ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो मैं कह रहा हूं कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा ड्यू टू सिमिलर ट्राइंगल। अगर ये एंगल थीटा है और ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल। कौन सा, A O1 O3 एंड A डैश O1 O3, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, तो ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। तो ये वाला एंगल कितना आया, 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखिए इस रास्ते में खास बात क्या है, इस रास्ते में जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कैसे हैं, बराबर। इसका मतलब I इक्वल टू R इज ए कंसिक्वेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि I इक्वल टू R इज ए कंसिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। तो मैं आपको बोला था, और मैं जितने भी फॉर्मूले आपको बताऊंगा उन सब का डेरिवेशन इस एक ही लाइन से किया जा सकता है, और वो लाइन कौन है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। तो देखिए मैंने आपको I इक्वल टू R प्रूफ करके दिखाया, किस बात को यूज करके कि रे उस रास्ते से चलकर जाएगी जिसमें टाइम क्या लगेगा, सबसे मिनिमम। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ था और होपफुली आपको समझ आया होगा, क्योंकि सिर्फ ज्योमेट्री हमें खेलना था, कोई लंबे चौड़े इंटीग्रेशंस नहीं थे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चंस करेंगे।